मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के लास्ट वाले टॉपिक पर पहुंच गए हैं और जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि ये पूरा का पूरा पोर्शन 12th स्टैंडर्ड में रिपीट होगा। यानी पिछले क्लास में जो स्टार्ट किए इलेक्ट्रोकेमिकल्स है वो, और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये दोनों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है 12th क्लास का, उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अगर यहाँ आप याद रखते हैं, यहाँ सीखे हुए हैं, तो ये टर्म आपका वहां पर हेल्प करेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का मतलब समझ में आ रहा है। इट इज द कंडक्टिंग मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन कैन मूव, और ये एनोड और कैथोड दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसी इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। डेफिनेशन आ गया, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि अगर दो एलिमेंट को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, उनमें से अगर कोई एक ऑक्सीडाइज और दूसरा रिड्यूस्ड होता है, तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिड्यूस होने की टेंडेंसी को रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। इसको थोड़ा सा इक्वेशन से समझाते हैं। जैसे अगर जिंक कोई मेटल है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है एज Zn2+ इन एक्वस फॉर्म, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो यहां पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इस जिंक में इलेक्ट्रॉन लूज करने या ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, और इन्हें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो E पहले Zn था, फिर Zn2+ में कन्वर्ट किया, तो Zn/Zn2+ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस जिंक आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर और टेम्परेचर 298 केल्विन, तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और जनरली इसी वैल्यू का यूज किया जाता है। और स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम लोग E0 का साइन लगाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज सिल्वर है, इट इज इन सॉलिड स्टेट और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है एज Ag+ इन एक्वस फॉर्म एंड लिबरेट 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये लिखा जाएगा Ag/Ag+, और नॉट करने का मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया। अगर M किसी मेटल को रिप्रेजेंट करता है, इट इज इन सॉलिड स्टेट, और ये कन्वर्ट करता है Mn+ इन एक्वस फॉर्म, तो N इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, तो इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को Em/Mn+ से रिप्रेजेंट किया है। इसी का ठीक रिवर्स रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आएगा। रिडक्शन यानी रिड्यूस होने का टेंडेंसी, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर Fe2+ है इन एक्वस फॉर्म, और ये कन्वर्ट कर रहा है Fe इन सॉलिड फॉर्म, तो रिडक्शन हो रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां आपको डालना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां इनका सिंबल लिखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा E0 Fe2+/Fe, क्योंकि पहले Fe2+ था, फिर कन्वर्ट किया Fe में। अगर एल्यूमिनियम आयन है Al3+ इन एक्वस फॉर्म, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ये कन्वर्ट करेगा एल्यूमिनियम में इन सॉलिड स्टेट, और यहां इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा Al3+/Al। उसी तरह से अगर एक जनरल इक्वेशन बनाएं, तो Mn+ इन एक्वस फॉर्म इट विल टेक एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मेटल इन सॉलिड स्टेट, और इनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आएगा E0 Mn+/M। अब दोनों को कंपेयर करो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल आपको सिंबल से आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे यहां देखो Zn कन्वर्ट करा Zn2+ में, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो ये वैल्यू हो गया इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वहीं अगर Fe2+ है और ये कन्वर्ट कर रहा है Fe में, तो यहां डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे अगर एक वैल्यू दिया हुआ है E0 Cu/Cu2+, और इसका वैल्यू है -0.34 वोल्ट, तो पहले आप ये चेक करो कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल। खुद से आप देखो, ये कॉपर कन्वर्ट किया कॉपर आयन 0 से 2+, यानी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है।
उसी का अगर उल्टा करना है, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में या रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में, तो सिर्फ साइन को चेंज कर दोगे, यानी उसके न्यूमरल वैल्यू का निगेटिव पॉजिटिव में और पॉजिटिव निगेटिव में होगा। तो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना हो तो ये लिखा जाएगा E नॉट Cu2 प्लस बाई Cu, और इसका वैल्यू आएगा प्लस 0.34 वोल्ट। अब एज ए कन्वेंशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का तो दो टाइप हो गया, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। इसे नोट करने के पहले आप डिफिनेशन के बाद भी इसको लिखोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी जहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखे हैं उसके डिफिनेशन में ये पार्ट आ जाएगा। और ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूस होने की टेंडेंसी, इट इज रिडक्शन पोटेंशियल। अब जब न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो वहां पर अब सवाल उठता है कि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले या रिडक्शन पोटेंशियल। तो एज ए कन्वेंशन, बार बार बताते हैं कि जहां कन्वेंशन टर्म यूज हो रहा है वहां पर अपना दिमाग मत लगाइए। As a convention, we should always consider reduction potential value as electrode potential. तो जैसे यहाँ कॉपर का ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये हो गया इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो एज ए कन्वेंशन हम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेना है, यानी न्यूमेरिकल बनाते वक्त में ये नीचे वाले डाटा का यूज करना है। एक और एग्जांपल बताते हैं, जैसे अगर हम लोग जिंक को कंसीडर करते हैं और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है प्लस 0.76 वोल्ट, तो इनका जब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लिखेंगे तो E नॉट Zn2 प्लस बाई Zn, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। अब एज ए कन्वेंशन इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है हम लोग, तो कन्वेंशन में रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी को बताता है। अब अगर इन दो एलिमेंट को हम लोग कंपेयर करें, यहाँ कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है और यहाँ जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है, तो देखो तो किसका वैल्यू बड़ा है? कॉपर का प्लस 0.34 है और जिंक का माइनस 0.76 है। इसका मतलब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है इन कंपेरिजन टू जिंक। यानी अगर जिंक और कॉपर दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं तो कॉपर में रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा है, कॉपर रिड्यूस्ड होगा तो जिंक को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। इट मींस विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वी कैन आइडेंटिफाई व्हिच वन विल ऑक्सीडाइज एंड व्हिच वन विल रिड्यूस। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का डेफिनेशन लिख लोगे, उसके बाद नोट में लिखोगे एज ए कन्वेंशन वी कंसीडर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एज एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। तो यहाँ जिंक को टिक मार्क किए और यहाँ पर कॉपर को टिक मार्क किए। यहाँ तक आप पहले इसको नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, इसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल कहा जाता है और इसका डेफिनेशन आता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड एंड एनोड। यानी कि किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ निकालना हो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालना हो तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन कैथोड है और कौन एनोड है ये हम लोग उसके सेल रिप्रेजेंटेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि फॉर्मूला ये यूज करना है। एक एग्जांपल बताते हैं। आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिटरमाइन द ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी यहाँ एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और इस सेल रिप्रेजेंटेशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। गिवन यहाँ वैल्यू भी दिया हुआ है E नॉट Zn2 प्लस बाई Zn इट इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट, E नॉट Cu2 प्लस बाई Cu एंड इट इज प्लस 0.34 वोल्ट, ये दिया हुआ है। अब इसे हम लोग को सोल्व करना है, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या निकालना है हम लोगों को? ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 करना है, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। 11th में हम लोग को स्टैंडर्ड ही सिर्फ सीखना है। आगे जब हम लोग 12th में जाएंगे तो ये कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा कुछ दूसरा भी हो सकता है, 0.01 मोलर होगा, टेम्परेचर भी कुछ अलग हो सकता है। तो वहां हम लोग एक इक्वेशन पढ़ेंगे जिन्हें नर्स्ट इक्वेशन कहा जाएगा।
लेकिन वो 11th स्टैंडर्ड में नहीं, वो 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमें सोल्व करना है, ईएमएफ ऑफ द सेल का वैल्यू निकालना है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अभी हम लोग ऊपर में फार्मूला पढ़े हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल का फार्मूला होता है अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, कैथोड माइनस एनोड। अब इसके बाद कैथोड कौन है, एनोड कौन है, वो देखना है हम लोगों को। एज ए कन्वेंशन हम लोग को रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेना है, चाहे वो कैथोड हो या एनोड, इसका ध्यान रखो। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, लेकिन जब हम लोग वैल्यू कंसीडर करेंगे तो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को ही लेंगे, तभी तो पता चलेगा कि किनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, किनका कम है। जिनका वैल्यू कम होगा वो एनोड और जिनका ज्यादा होगा वो कैथोड। यानी कि ऑलवेज वी हैव टू कंसीडर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू के फॉर्म में रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अब ये चेक कर रहे हैं एक बार कि कैथोड कौन है, कैथोड हो गया कॉपर, तो यहां लिखेंगे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल E0Cu2 प्लस बाई Cu माइनस E0 Zn2 प्लस बाई Zn। जिंक देखिए रिडक्शन ही है, 2 प्लस से 0 गया रिडक्शन, ये भी 2 प्लस से 0 गया रिडक्शन। अब वैल्यू देख लो कि आपको जो चाहिए वही दिया है। यहाँ कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, आपको चाहिए भी रिडक्शन पोटेंशियल। वैल्यू पुट करो, कॉपर का वैल्यू आ गया 0.34 और जिंक का है -0.76। ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.34 प्लस 0.76 इट इज 1.10। ये ईएमएफ ऑफ द सेल का वैल्यू आ गया। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल का वैल्यू। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। इस सेकंड क्वेश्चन में भी हम लोगों को ईएमएफ ऑफ द सेल का वैल्यू ही निकालना है एट 298 केल्विन। वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ आयरन का वैल्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू यहाँ सिल्वर का दिया हुआ है। ईएमएफ ऑफ द सेल सोल्व करते हैं इसे, देखिए यहाँ किस तरीके से सोल्व करेंगे। We have to determine a standard electrode potential of cell। तो इनका फार्मूला है a standard electrode potential of cathode minus a standard electrode potential of anode। अब देखो कि कैथोड कौन है, एनोड कौन है। कैथोड के फॉर्म में सिल्वर और एनोड के फॉर्म में आयरन है। तो यहाँ आयरन और सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू लेंगे, लेकिन एज ए कन्वेंशन हम लोग को क्या कंसीडर करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ कैथोड में सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल यानी Ag प्लस बाई Ag और एनोड में आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल यानी E0 Fe2 प्लस बाई Fe। अब वैल्यू पुट करना है, देख लो आप वैल्यू। सिल्वर का यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 0.80 जो चाहिए वो, लेकिन आयरन में ध्यान से देखो, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, जबकि आपको आयरन का क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टार्टिंग में बताया आपको कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन से रिडक्शन या रिडक्शन से ऑक्सीडेशन करना है तो साइन को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, यानी सिल्वर की जगह पर वैल्यू आ गया 0.80 माइनस आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए और यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.44, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा -0.44। ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 0.80 प्लस 0.44 इट मींस 1.244। ये इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ हो तो उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू कितना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितना होगा। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा अलग है पहले वाले क्वेश्चन से। इस जगह पर ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और E0 सेल यानी ईएमएफ ऑफ द सेल का वैल्यू भी दिया हुआ है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और निकेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा जा रहा है। You have to determine the oxidation potential value of nickel at 298 Kelvin। कैसे बनाएंगे जो देखिए बोर्ड पर। फॉर्मूला हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए पढ़े हैं। A standard electrode potential of cell is equal to a standard electrode potential of cathode
माइनस अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, कैथोड माइनस एनोड, और सेल की जगह पर इनका वैल्यू दिया हुआ है 0.59, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू, देखो यहाँ सेल रिप्रेजेंटेशन में कैथोड कौन है, कॉपर, तो यहाँ हम लोग वैल्यू रखेंगे कॉपर का E0Cu2 प्लस बाई Cu, और एनोड के फॉर्म में निकल है तो निकल का रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। हमेशा हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ही कंसीडर करते हैं, चाहे वो एनोड हो या कैथोड हो, कोई भी हो, रिडक्शन पोटेंशियल लेकर के चलना है। अब वैल्यू पुट करो, इनका ये वैल्यू हो गया 0.59, कॉपर का वैल्यू है 0.34 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल Ni2 प्लस बाई Ni, इसको इधर ले आओगे तो प्लस होगा, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा। इट मींस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल Ni2 प्लस बाई Ni it would be equal to 0.34 minus 0.59. It means it would be equal to minus 0.254. ये निकल गया रिडक्शन पोटेंशियल निकल का, लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, तो फिर इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो, Ni बाई Ni2 प्लस, रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर दिए तो जो साइन है वो चेंज कर जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा प्लस 0.25 वोल्ट। वही अगर रिडक्शन पोटेंशियल ही पूछा जाता तब तो आंसर माइनस 0.25 वोल्ट है। तो हमें लगता है कि अब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तब आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, स्टेटमेंट आप डाल दीजिए, जैसा स्टार्टिंग में वीडियो में बताया कि क्वेश्चन क्या कर रहा है तो उसको आप लिख लीजिए उसमें पीडीएफ। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं लोग, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जिस तरह से फिजिक्स में आप यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़े हैं कि किसी भी मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं और फिर उसी से हम लोग बाकी दूसरे को कंपेयर करते हैं, उसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, जैसे जिंक का निकाले तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू प्लस 0.76 था, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 हुआ, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू प्लस 0.34 हुआ, तो एक का प्लस और दूसरे का माइनस, ये कैसे डिटरमाइन किया गया, किसके कंपैरिजन में प्लस और माइनस है, तो वहां पर हम लोग हाइड्रोजन से इनके वैल्यू को कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एज ए कन्वेंशन 0 माना जाता है, यानी कि ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। अब हाइड्रोजन से जिस एलिमेंट में रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा उनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव, और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जिसके रिड्यूस होने का टेंडेंसी कम होगा उनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड का हम लोग पहले डायग्राम डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लैटिनम वायर होता है, ये इस तरीके से प्लैटिनम वायर है, और इस प्लैटिनम वायर के ऊपर में ग्लास का एक लेयर लगा होता है इंसुलेशन के जैसा। जिस तरह से आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रिक वायर में ऊपर से एक इंसुलेशन चढ़ा होता है प्लास्टिक का या फिर रबर का, ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, उसी तरह से इसके ऊपर में इंसुलेशन चढ़ा होता है। प्लैटिनम वायर को एक कवर कर लिया, और फिर यहाँ बॉटम में इसी प्लैटिनम का एक फॉयल होता है जो एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है रिडॉक्स रिएक्शन में, यानी कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए। इस इंसुलेटेड लेयर के ऊपर में एक दूसरा ग्लास का हॉलो लेयर होता है, यानी कि बीच में एक खाली है, जबकि ये पूरा कवर किया होता है। इस तरीके से कवर होता है, ऊपर से एक लेयर लगा हुआ है, यहां भी इस जगह पर भी लेयर वो इनलेट बना हुआ है, यहां ये डाल दिए और इन्हें डिप किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन। इस जगह पर इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें ये पूरा का पूरा डिप किया हुआ है। यहाँ इस जगह से हम लोग हाइड्रोजन गैस सप्लाई करते हैं, H2 गैस एट 298 केल्विन टेम्परेचर, और 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर देखोगे कहीं पर वो लिया जाता है। इस जगह पर एक प्लैटिनम वायर,
सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड के फॉर्म में प्लैटिनम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है, तो गैस को आप कैसे रॉड बना सकते हैं, तो वहां पर जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं उन्हें हम लोग प्लैटिनम वायर को सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड के फॉर्म में लेते हैं। इस जगह पर इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन, और यहां पर यह प्लैटिनम फॉयल दिया हुआ है, PT फॉयल, प्लैटिनम फॉयल, और इन्हें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है, SHE कहा जाता है। ये डायग्राम बन गया। अब यह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोड के रूप में काम करेगा, और ये ऑक्सीडाइज्ड भी हो सकते हैं और रिड्यूस्ड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किसके साथ में इसको कनेक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है और रिडक्शन कैथोड पर होता है। तो अगर ये एनोड के रूप में काम करता है, इफ एक्ट एज एनोड, अगर ये एनोड के रूप में काम करता है, इफ एक्ट एज एनोड, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस जो आप सप्लाई कर रहे हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा एज 2H+, सॉल्यूशन में चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। वहीं अगर ये कैथोड के रूप में काम करता है, इफ एक्ट एज कैथोड, तो कैथोड पर रिडक्शन होता है, तब वैसे कंडीशन में हाइड्रोजन आयन HCl का ये 2H+ आयन जो कि सॉल्यूशन में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करेगा, और ये हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट किया और ये बाहर निकलेंगे बबल्स के फॉर्म में। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का कंस्ट्रक्शन हो गया, ये वर्किंग हो गया। अब किस तरीके से इसको यूज करते हैं और इसका क्या एप्लीकेशन है वो बताएंगे। अभी सिर्फ इतना पता चला कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0 माना जाता है, एंड इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गिवन इलेक्ट्रोड। जिंक का, कॉपर का, इनका निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे वो बताते हैं, ये डायग्राम आप बना लीजिएगा और ये रिएक्शन आप करेंगे। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फंक्शन समझाते हैं आपको कि किस तरीके से ये काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम यहाँ लिखे हैं कि आपको अगर जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालना है, दे दिया गया आपको कि आप जाइए लैब में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना है वो करो और जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालो। किसी दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को कहा गया कि आप कॉपर का निकालिए, तीसरे को कहा गया एल्युमिनियम का निकालिए। तो सब जगह पर कंसेप्ट एक ही है जो काम करेगा। आपको क्या करना होगा, सपोज अगर जिंक दिया गया है तो आप जिंक रॉड लोगे, इस जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, यानी यहाँ एक कंटेनर लिए और इस कंटेनर में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन है, ZnSO4 ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन। ये रॉड ले लिया आपने जिंक का। अगर किसी को कहा गया कॉपर का निकालने के लिए तो कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप करेगा और लैब असिस्टेंट से डिमांड करेगा अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच एक्ट एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यहाँ पर इसके डायग्राम को हम रफली बना रहे हैं। यहाँ पे ये इस तरीके से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। इस जगह से हाइड्रोजन गैस सप्लाई किया गया है, इस जगह HCl है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इन्हें इंटरनली 60 डिग्री से कनेक्ट कर दिया गया। ये देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार हो गए। अब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू है उसे मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं। अब ये वोल्ट मीटर जो भी रीडिंग डालेगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल का वैल्यू हो जाएगा। वो तो प्रैक्टिकली करेंगे। अभी जो हम आपको यहाँ समझाने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकली कितना वैल्यू होता है वो, और समझाने के लिए हम एक डाटा लेकर के चलेंगे, लेकिन ये डाटा आपको लैब में पता चलेगा, यानी वो कोई दिया हुआ यहाँ पर नहीं है। मान लीजिए आप अरेंजमेंट किए और ये वोल्ट मीटर रीडिंग बता रहा है 0.76 वोल्ट। आप कह सकते हैं कि सर कुछ अलग भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कंसंट्रेशन चेंज कर जाए, टेम्परेचर चेंज कर जाए, बट जो भी वैल्यू होगा वो यहां से पता चल जाएगा। और ये जो वैल्यू आएगा वो EMF ऑफ द सेल का वैल्यू होगा, यानी वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल का वैल्यू होगा। ये फॉर्मूला होता है इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब देखो ये वोल्ट मीटर दो काम करता है।
एक तो ये बताता है कि सेल का ईएमएफ वैल्यू कितना है, और दूसरा ये बताता है कि इनमें कौन कैथोड है और कौन एनोड है, क्योंकि वोल्ट मीटर से आपको करंट का डायरेक्शन पता चलता है। याद करो पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एनोड टू कैथोड होता है और करंट का मूवमेंट कैथोड टू एनोड होता है। तो अगर आपको करंट का डायरेक्शन पता चल गया तो आप बता सकते हो कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। यहां जब जिंक को लेकर के चलते हैं तो प्रैक्टिकली यह पता चला कि ये एनोड के रूप में काम करता है जिंक, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में काम करता है। तो अब अगले स्टेप में हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे। यहाँ एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, हाइड्रोजन काम कर रहा है कैथोड के फॉर्म में, तो इट इज द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, और जिंक काम कर रहा है एनोड के फॉर्म में, तो यहाँ लिखेंगे ई नॉट Zn2 प्लस बाई Zn। अब वैल्यू बैठो, ई नॉट सेल का वैल्यू वोल्ट मीटर जो दिया, वैसे प्रैक्टिकली जो भी वैल्यू आएगा वो लिखेंगे हम यहाँ। हाइड्रोजन का एज ए कन्वेंशन 0 माना जाता है, तो यहाँ 0 लिख दिए, माइनस ई नॉट Zn2 प्लस बाई Zn। Therefore, E naught Zn2 plus by Zn, it would be equal to 0 minus 0.76. It means minus 0.76 volt. रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिंक का निकल गया। उसी तरह से अगर कॉपर दिया हुआ रहता तो जिंक की जगह पे कॉपर निकालते। यहाँ ये जो वोल्ट मीटर वैल्यू बताएगा वो ई नॉट सेल की जगह पर हम डाल देंगे। एक चूंकि हाइड्रोजन लिए हैं तो हाइड्रोजन कैथोड या एनोड दोनों में से कोई एक हो सकता है, जो हो ये कैसे पता चलेगा, यह वोल्ट मीटर से। और कहां पता चलेगा, लैब में। आप ध्यान से इस पॉइंट को समझोगे, ये जो बताया जा रहा है ये मेथड बताया जा रहा है। अभी आपको सिर्फ हम कह दें कि पेपर पर आप ये निकालिए कि आयरन का कितना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर डाटा दे दिया जाए कि आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, हाइड्रोजन कैथोड के रूप में काम कर रहा है या एनोड के रूप में काम कर रहा है, ये पता है, तो जो कैथोड या एनोड के रूप में काम करेगा वो वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 0 होता है। और ये बता दें कि वोल्ट मीटर से ये रीडिंग आता है तो वो ई सेल का वैल्यू होगा। तो 3 ही पार्ट तो है, तो 3 में से अगर कोई भी 2 वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा। तो ये काम करता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिससे हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल का वैल्यू करते हैं। तो ये डायग्राम बना करके ये वैल्यू इस तरीके से आप नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसका डेफिनेशन है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। आप अगर बुक देखेंगे स्पेशली 12th में एक पूरा चार्ट ही मिलता है, सारे एलिमेंट को उनको अरेंज किया गया है उनके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के अनुसार से। समझाने के लिए उसी का एक छोटा सा वैल्यू हम लेकर चलते हैं, जैसे जिंक Zn2 प्लस बाई Zn, इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है माइनस 0.76 वोल्ट। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आयरन का Fe2 प्लस बाई Fe, ये वैल्यू दिया हुआ है माइनस 0.44 वोल्ट। निकेल E नॉट Ni2 प्लस बाई Ni, ये वैल्यू दिया हुआ है माइनस 0.25 वोल्ट। हाइड्रोजन अभी हम लोग बात की कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0 माना जाता है, इट इज 0 वोल्ट। कॉपर E नॉट Cu2 प्लस बाई Cu, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है प्लस 0.34 वोल्ट। और सिल्वर E नॉट Kg प्लस बाई Kg, ये वैल्यू होता है प्लस 0.80 वोल्ट। ये इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को अगर गौर से आप देखोगे तो एक सिस्टमेटिक पैटर्न में अरेंज है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है। देखो इस तरीके से। इसी को एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है। आप याद करो 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, तो उसी तरह से हाइड्रोजन के ऊपर में रिएक्टिव होता है और हाइड्रोजन के नीचे में लेस रिएक्टिव होता है, तो इसे रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डेफिनेशन हो गया। और समझाने के लिए इसमें कुछ एक एलिमेंट ही लेकर के चले, ये लिस्ट जो है बड़ा होता है, बाकी आपको याद करने का जरूरत नहीं है। इतनी बार ये रिपीट होगा कि हमको लगता है जिंक कॉपर का वैल्यू याद भी हो गया होगा, और आगे और भी 12th क्लास में होगा, रिपीट करेगा।
अब इसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला पॉइंट आता है कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन आइडेंटिफाई विच वन विल एक्ट एज एनोड एंड विच वन विल एक्ट एज कैथोड। जैसे आप देखो कि अगर हम लोग आयरन ले लें और निकेल ले लें हसीनी दोनों को, और इससे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है, तो इनके वैल्यू को देख करके ही आप बता सकते हो कि कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा। ध्यान से देखो, आप बताओ तो इन दोनों में से किनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है निकेल का। तो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा वो रिड्यूस्ड करेगा, वो कैथोड के रूप में काम करेगा, यानी ये कैथोड होगा और ये एनोड होगा। अब जो हम लोग पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए थे तो उस जगह पर मे भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जिंक को ही एनोड क्यों लिखे, कॉपर को एनोड क्यों नहीं लिखे। अब इसके वैल्यू को देखो, जिंक यहाँ पर है -0.76 और कॉपर यहाँ पर है +0.34। किनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है? कॉपर का। तो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा वो कैथोड और जिनका कम होगा वो एनोड। तो यही वजह है कि जिंक एनोड के रूप में काम करता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर रहेगा वो काम करेगा एनोड के फॉर्म में, और जो नीचे रहेगा वो काम करेगा कैथोड के फॉर्म में। सेकंड पॉइंट, with the help of electrochemical series we can identify oxidizing and reducing agent। इसको भी समझो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन्हें कहते हैं जो खुद रिड्यूस्ड होता हो, और रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होता हो। अगर हम लोग निकेल और आयरन को ही ले ले फिर, तो निकेल का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आयरन। इसका मतलब निकेल रिड्यूस्ड करेगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, जबकि आयरन इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ये ऑक्सीडाइज करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो बॉटम की तरफ में है, नीचे की तरफ में है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, वो रिड्यूस्ड करेंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ऊपर का रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तीसरा पॉइंट लिखवाए हैं कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन आइडेंटिफाई व्हिच एलिमेंट कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और वाटर। तो इसको एक इक्वेशन से समझते हैं, जैसे Zn plus 2HCl it give ZnCl2 plus H2। ये लेबोरेटरी मेथड है हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन का। यहाँ HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और यहाँ H2 इनका 0 है। तो देखो हाइड्रोजन +1 से कन्वर्ट किया 0 में, डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो गया? रिडक्शन। यानी हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन H2 के फॉर्म में रिडक्शन की वजह से होता है। जब जिंक के साथ में जोड़ा गया और हाइड्रोजन है, तो जिंक और हाइड्रोजन में देखो, यहाँ जिंक और यहाँ हाइड्रोजन है, इन दोनों में हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन रिड्यूस होकर H2 के फॉर्म में निकल गया। लेकिन अगर हाइड्रोजन को कॉपर के साथ में कनेक्ट किया जाता तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कॉपर का है, तो कॉपर खुद रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं होने देगा, और जब तक हाइड्रोजन रिड्यूस्ड नहीं होगा H2 के फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा। तो कंक्लूजन क्या है? हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, तो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम यानी 0 से कम यानी माइनस है, वो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन कर सकता है। लेकिन जिनका हाइड्रोजन से ज्यादा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, वो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन नहीं कर सकते हैं। ये इतना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड था, इसको यहाँ तक बता दी। बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल चैप्टर है ये रिडॉक्स रिएक्शन। जरूरत पड़े तो आप इसको रिपीट करके भी देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। 12th में भी कई जगह पर इसके कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा। तो आप आज यहीं तक, अब अगले क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।